वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2011 में आई मूवी डीप वाटर हॉरिजन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक बायोग्राफिकल डिजास्टर फिल्म है और उसके लीड रोल में है मार्क वेलबर्ग। मूवी की शुरुआत में हमें एक ऑयल पाइपलाइन दिखाई जाती है जो सीधा समुद्र के बॉटम तक जा रही है। तो इस पाइपलाइन की चेकिंग के लिए एक रोबोट भेजा जाता है जो पाइपलाइन को चेक करते हुए ब्लो आउट प्रिवेंटर तक पहुंच जाता है। असल में ब्लो आउट प्रिवेंटर अंडर वाटर ऑयल वेल्स को कंट्रोल करता है, साथ ही ये ऑयल वेल्स के फील सेफ के तौर पे काम करता है। जल्द ही रोबोट ब्लो आउट प्रिवेंटर की चेकिंग करके लौट आता है, पर सबकी नजरों से दूर एक जगह पे बबल्स उठने लगते हैं। इसके बाद हमें माइक विलियम नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि एक ऑयल रिग का चीफ टेक्नीशियन है। साथ ही माइक की फैमिली में फ्लेसिया नाम की वाइफ और सिडनी नाम की बेटी है जो कि काफी शरारती है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को इंकरेज कर रही है कि जल्दी से मुझे एक छोटा भाई लाके दो। और फिर हमें एक हेलीपोर्ट दिखाया जाता है जो कि ऑयल रिग के वर्कर्स का ट्रांसपोर्टेशन हब है। जल्दी माइक इस बेस तक पहुंच जाता है जहां से माइक को अपने को वर्कर्स के साथ ऑफशोर वेल तक जाना है जिसका नाम डीप वाटर हॉरिजन है। और फिर क्रू हेलीकॉप्टर में बैठ के रिग की तरफ जाने लगते हैं। तो फ्लाइट के दौरान माइक की मुलाकात जिमी और एंड्रिया से होती है जो कि माइक के कोवर्कर हैं। जल्द ही ये लोग रिग तक पहुंच जाते हैं तो जिमी ये देखकर काफी नाखुश है कि उनसे पहले की शिफ्ट वाली मेंटेनेंस टीम अपना काम अधूरा छोड़ के वापस लौट रहे हैं। उन लोगों को तो अंडर वाटर पाइपलाइंस और प्रेशर कंट्रोलर पे सीमेंट लगा के रीइंफोर्स करना था। तो क्रू खराब मूड के साथ काम पे लग जाता है। तो उन्हें पता चलता है कि बीपी कंपनी के हाई ऑफिशियल्स यहाँ ऑयल रिग पे आए हुए हैं। वेल गाइस, ये ऑयल ड्रिलिंग रिग ट्रांस ओशन नाम के प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को बिलोंग करती है जो कि फिलहाल लुसियाना कोस्ट से 41 माइल की दूरी पर ड्रिलिंग कर रही है। और खास बात, ये ऑयल रिग असल में एक बोट है जिसपे ऑन ड्यूटी 126 वर्कर काम करते हैं। साथ ही ट्रांस ओशन कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी के बिहाफ पे ड्रिलिंग कर रही है। इसके बाद जिमी रिग के रीसेंट स्टेटस को चेक करने लगता है तो उसे पता चलता है कि रिग पे तो बहुत सारी मशीनरीज और इक्विपमेंट्स खराब पड़े हैं, इंक्लूडिंग सेफ्टी अलार्म भी, जिन्हें मेंटेनेंस टीम बिना ठीक किए ही यहाँ से निकल गई है। तो अब जिमी को जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये ऑयल रिग सेफ और सिक्योर है भी या नहीं। वहीं माइक अपनी टीम के साथ ड्रिलिंग के लिए रेडी हो जाता है तो उसका कोवर्कर माइक को इन्फॉर्म करता है कि ब्लो आउट प्रिवेंटर पे सीमेंटिंग नहीं हुई है और ना ही नेगेटिव प्रेशर टेस्ट हुआ है। क्या ये लोग रिग को उड़ाना चाहते हैं, क्योंकि बिना टेस्ट किए ड्रिलिंग करना रिस्की हो सकता है। तो माइक अपने सुपीरियर जिमी से कहता है कि बीपी के बॉस के पास जाके नेगेटिव प्रेशर चेक करने की परमिशन मांगो, वरना मैं ड्रिलिंग के ऑर्डर नहीं दूंगा। तो जिमी माइक के साथ बीपी कंपनी के मैनेजर से मिलने चला जाता है जहां वो मैनेजर से बोलता है कि तुम लोगों ने मेंटेनेंस टीम को बिना काम पूरा किए जाने क्यों दिया। तो बीपी मैनेजर डोनाल्ड इनसे कहता है कि टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, हम बेफालतू में टाइम और पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग पहले से ही शेड्यूल से 43 डेज लेट चल रहे हैं। तो ये सुनकर जिमी भड़क जाता है और कहता है कि बीपी कंपनी ऑलमोस्ट $186 बिलियन की कंपनी है, पर एक छोटा सा टेस्ट कराने में तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो रही है। तुम ऐसा करके रिग को खतरे में डाल रहे हो। अगर ऑयल प्रेशर में गड़बड़ हुई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो चाहे जो भी हो जाए, मैं बिना टेस्ट के ड्रिलिंग करने नहीं दूंगा। तो माइक भी इंक्लूड करता है कि रिग पे ऑलमोस्ट 390 मशीनरीज खराब हैं जिनका रिपेयर होना बाकी है। तो ये सुनकर मैनेजर चुप पड़ जाता है। पर कुछ समय के बाद एक ऑफिसर माइक से मिलने आता है और कहता है कि बीपी कंपनी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे प्रॉफिटेबल रहने के लिए टाइट शेड्यूल पे काम करना पड़ता है और जरा सी देरी काफी भारी पड़ सकती है। तो माइक उनसे कहता है कि तुम्हें बस अपनी कंपनी और पैसों की फिक्र है, पर मुझे और जिमी को इस रिग पे मौजूद 123 क्रू मेंबर्स का भी ख्याल रखना पड़ता है। हम बिना टेस्ट के काम नहीं कर सकते। इसके बाद फाइनली नेगेटिव प्रेशर टेस्ट करने की तैयारी शुरू हो जाती है। वेल, ये टेस्ट ओवरऑल रिग का स्टेटस चेक करने के लिए किया जाता है। जल्दी टेस्ट चालू हो जाता है जिसमें ड्रिल टेस्ट के रिजल्ट 1395 प्रेशर शो हो रहा था, जो कि काफी डेंजरस सिचुएशन है। तो बीपी मैनेजर डॉन कहता है कि तुम्हारे ड्रिल पाइप में कुछ गड़बड़ है, वरना नेगेटिव प्रेशर के बाद पाइप से मड बाहर आने लगता है। पर ऐसा तो नहीं हुआ, जरूर पाइप के अंदर कहीं मड फंसा हुआ है जो प्रेशर को बिल्ड कर रहा है। तो हमें दोबारा से टेस्ट करना होगा, मगर इस बार हम किल लाइन पे टेस्ट करेंगे। वेल, असल में किल लाइन एक हाई प्रेशर पाइपलाइन होती है जिससे मड को ऑयल वेल में पंप किया जा सकता है। ये लाइन वेल के ब्लो आउट को कंट्रोल करने का काम करती है। और फिर सेकंड टेस्ट के रिजल्ट आ जाते हैं जो नॉर्मल प्रेशर लेवल शो कर रहे थे, पर अभी भी वर्कर काफी चिंता में हैं कि ड्रिल लाइन और किल लाइन का प्रेशर तो सेम होना चाहिए, तो ये सिचुएशन क्यों बन रही है। वैसे इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि सी फ्लोर पे वेल के ऊपर प्रेशर की वजह से क्रैक पड़ने लगे हैं, यानी एक बड़ा ब्लो आउट होने वाला है। इसके बाद मैनेजर डॉन के इंसिस्ट करने पे ड्रिलिंग चालू हो जाती है जिसमें क्रू वेल से हैवी मड को निकालना चालू कर देता है। शुरुआत में तो सब कुछ सही चल रहा था,
तो क्रू पास में खड़े वेसल के कैप्टन को ऑर्डर देते हैं कि हम 10,000 बैरल्स मड निकालने वाले हैं जिसे तुम्हें ट्रांसपोर्ट करना होगा। तो कैप्टन अपने वेसल को रिग के पास ले जाने लगता है। वहीं ड्रिल पाइपलाइन पे प्रेशर बढ़ने लगता है, जबकि मड को बाहर निकालने से तो प्रेशर कम होना चाहिए। तो इसे देखकर ऑफिसर जेसन काफी घबरा जाता है। वहीं ड्रिल के पास वाले वर्कर्स को भी खतरे का अंदाजा हो चुका था, तो वो पाइप को चेक करने जाते हैं, मगर अचानक से ड्रिल पाइप प्रेशर से फट जाती है, जिससे यहाँ पे हैवी मड पाइप से बाहर आने लगती है और यहाँ की सिचुएशन काफी बिगड़ने लगती है। तो क्रू जल्दी से पाइप की सप्लाई कट कर देते हैं, जिससे मड बाहर आना बंद हो जाती है। वहीं माइक अपने रूम में अपनी वाइफ से वीडियो चैट कर रहा था। तो चैट के दौरान वो अपनी वाइफ को एक डायनासोर टूथ दिखाता है और कहता है कि ये हमारे क्रू को मिला है, मैं इसे अपनी बेटी सिडनी को गिफ्ट करना चाहता हूँ ताकि वो अपनी क्लास को ब्रेक कर सके कि उसके डैडी इतने ऑसम हैं कि उन्होंने रियल का डायनासोर देखा है। पर तभी माइक को एक एक्सप्लोजन की आवाज सुनाई देती है, जो कि असल में ड्रिल पाइप से आई थी, क्योंकि प्रेशर बढ़ने की वजह से होल से होकर दोबारा मड बाहर आने लगी है, वो भी दुगने प्रेशर से, जो कि इतना पावरफुल है कि वो पूरी रिग की बैंड बजाने लगती है। तो सिचुएशन बिगड़ती देख क्रू पाइपलाइन से दूर भागने लगता है ताकि वो लाइफ बोट लेके यहाँ से भाग सकें। पर स्पेशल पार्ट ये था कि यहाँ पे इतनी तबाही होने के बावजूद कोई सेफ्टी अलार्म नहीं बजा। सभी सेफ्टी अलार्म खराब हो चुके हैं, जिन्हें सही करवाना मैनेजर्स ने जरूरी भी नहीं समझा, जिसकी वजह से आधे क्रू को इस अपकमिंग डिजास्टर की भनक भी नहीं लगी। वहीं अब पाइपलाइन वर्कर्स और मशीनरी वर्कर्स की ऐसी तैसी हो चुकी थी, क्योंकि हर जगह पे ऑयल और मड का मिक्सचर भरता जा रहा है और अगर इसमें आग लगी तो पूरे रिग का कल्याण हो जाएगा। धीरे धीरे रिग की सभी मशीनरी बंद होने लगती है, साथ ही क्रू की कैजुअलिटीज भी बढ़ने लगती हैं और जल्द ही इस सिचुएशन का पता एंड्रिया को भी लग जाता है। तो वो रेडियो पे मेड एक कॉल आउट करने लगती है, जो कि शिप और बोर्ड पे डिस्ट्रेस साइन का कोड होता है। पर वो अपने डिस्ट्रेस सिग्नल भेज पाती उससे पहले ही सुपीरियर कनेक्शन कट करके एंड्रिया को अच्छे से झाड़ देता है कि बिना परमिशन के तुमने मेडे कॉल करने की हिम्मत कैसे की। तो एंड्रिया सिर्फ इतना ही कहती है कि बॉस जरा बाहर जाके चेक करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। तो बॉस बाहर की हालत देखकर दंग रह जाता है। पर अब तक तो तबाही की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि रिग में मीथेन गैस का प्रेशर बढ़ने लगा है, जिससे पाइपलाइन कंट्रोल नहीं कर पाती और फिर यहाँ पे जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे पूरे रिग में आग लग जाती है। वहीं जब जिमी शावर कर रहा था तो वो एक्सप्लोजन से इंजर्ड हो जाता है और यही हाल माइक का भी होता है। वहीं अब एंड्रिया का सुपीरियर मेडे कॉल करने लगता है कि कोई जल्दी से हेल्प करने आ जाए, मगर अब तक तो सिचुएशन बद से बदतर हो चुकी थी, क्योंकि एक्सप्लोजन में कई क्रू मेंबर मारे जा चुके हैं। इसके बाद जल्द ही इस एक्सप्लोजन की न्यूज यूएस कोस्ट गार्ड तक पहुंच जाती है। तो ये लोग सैटेलाइट पे रिग की सिचुएशन चेक करने लगते हैं, जिससे इन्हें सिचुएशन की क्लियर जानकारी मिल जाती है। तो कोस्ट गार्ड जल्दी से रेस्क्यू करने के लिए जाने लगते हैं। वहीं रिग पे इवैक्यूएशन अलार्म बजने लगता है ताकि सभी लोग सेफ एरिया की तरफ जा सकें। तो माइक देखता है कि उसके कई दोस्त मर चुके हैं और कईयों की हालत खराब हो चुकी है। तो माइक एक जिंदा क्रू मेंबर को बाहर ले जाने लगता है। वहीं डीप होरिजन के पास वाला वेसल रिग के पास अपनी रेस्क्यू बोट भेजने लगता है ताकि वो क्रू को रेस्क्यू कर सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब जिमी को होश आ चुका है, पर वो बैडली इंजर्ड है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में कांच घुस गए हैं। पर वो हिम्मत करके अपनी बॉडी में घुसे कांच और लोहे के टुकड़े को निकाल के कपड़े पहनने लगता है ताकि वो लाइफ बोट तक जा सके। मगर अब वो कुछ भी देख नहीं सकता, क्योंकि अब उसकी आंख भी इंजर्ड हो चुकी है। मगर इसके बावजूद वो बाहर जाने लगता है। वहीं सभी क्रू मेंबर लाइफ बोट के लिए जाने लगते हैं। तो बिगड़ती हालत देखकर इनमें आपस में झगड़ा होने लगता है कि सबसे पहले लाइफ बोट पे कौन जाएगा, क्योंकि सभी को लगता है कि किसी भी सेकंड रिग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकती है, जिसमें सभी लोग मारे जाएंगे। तो सभी लोग जल्दी से यहाँ से निकलना चाहते हैं, पर माइक यहाँ आके लोगों को शांत कराते हुए कहता है कि पहले इंजर्ड लोगों को निकालो, वरना वो मारे जाएंगे। और फिर माइक खुद जिमी को बचाने चला जाता है, जो कि एक जगह पे इंजर्ड पड़ा हुआ था। तो माइक उसे कैरी करके बाहर ले जाने लगता है, मगर उनके सेफ एरिया में पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि लाइफ बोट तो ऑलरेडी फुल हो गई थी। तो लाइफ बोट क्रू मेंबर्स को लेके यहाँ से निकल चुकी है। तो माइक जिमी के साथ बाकी बचे क्रू मेंबर को इकट्ठा करने लगता है, जो कि उन्हीं की तरह मुसीबत में फंसे हुए हैं। तो ये लोग सभी को लेते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं अब रिग पे मौजूद क्रेन टूट के क्रू मेंबर और लिविंग लाइफ बोट पे गिरने वाली थी। तो डेल नाम का बंदा बड़ी बहादुरी से क्रेन के ड्राइविंग पैनल तक पहुंच जाता है, जहां से वो क्रेन को कंट्रोल करके उसे कोलैप्स करने से रोक लेता है। पर डेल यहाँ से निकल पाता उससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि यहाँ तक भी आग पहुंच चुकी थी। मगर इस बंदे ने अपनी जान पे खेल के काफी जिंदगियां बचा ली। तो ये सब देखकर माइक काफी दुखी है, क्योंकि डेल उसका क्लोज फ्रेंड था। इसके बाद माइक जिमी को लेके कमांड रूम तक पहुंच जाता है, जहाँ पे शिप का कैप्टन एंड्रिया और बीपी मैनेजर डॉन भी मौजूद था। तो जिमी डॉन को नफरत भरी निगाहों से देखने लगता है
क्योंकि ये सारा डिजास्टर BP कंपनी के मैनेजर्स स्पेशली डॉन की वजह से हो रहा है। अगर डॉन ने मेंटेनेंस क्रू को फोर्स करके वापस न भेजा होता और उन्हें अपना सीमेंट जॉब करने दिया होता तो पाइप्स प्रेशर को झेल जाते और ये तबाही न होती। मगर इतना ही काफी नहीं था। डॉन ने क्रू के किए नेगेटिव प्रेशर टेस्ट को भी नजरअंदाज कर दिया और ड्रिलिंग चालू करवा दी, जिसकी वजह से अब डीप हॉरिजन तबाह हो रही है। इसके बाद जिमी डॉन को यहाँ से भगा देता है। साथ ही वो सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए ड्रिलिंग पाइप को कट करने का डिसाइड करता है ताकि वो ऑयल वेल को सील कर सके, वरना अगर ऑयल वेल में आग लग गई तो अरबों खरबों का ऑयल जल के राख हो जाएगा। तो इनकी कई बार कोशिश करने के बावजूद ये लोग पाइपलाइन को कट करने में नाकामयाब रहते हैं, क्योंकि कटर्स भी आग से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो जिमी को अंदाजा हो जाता है कि ये रिग अब बर्बाद होके ही रहेगी, इसे अब किसी भी तरह से बचाया नहीं जा सकता। फिर भी जिमी हार मानना नहीं चाहता। वो माइक से कहता है कि हमें बैकअप सिस्टम को ऑन करना होगा, जिसके लिए हमें जनरेटर को चालू करना होगा, जो कि काफी दूर है। तो ये सुनकर माइक कहता है कि हिम्मत मत हारो, मैं जनरेटर तक जाके उसे चालू कर दूंगा, पर ये काम काफी डेंजरस है। तो कैलब नाम का क्रू मेंबर माइक से कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, जिसके लिए माइक मान जाता है। तो ये लोग जनरेटर की तरफ जाने लगते हैं, मगर हर तरफ आग ही आग थी। साथ ही बढ़ता हुआ टेम्परेचर इनकी ऐसी तैसी कर रहा था, जिससे ये लोग जलते हुए जनरेटर रूम तक पहुंच जाते हैं और फिर माइक जनरेटर को ऑन करने में कामयाब हो जाता है। तो ऑपरेटर रूम में लाइट आते ही जिमी पाइपलाइन को कट करने की फिर से कोशिश करता है ताकि वो ऑयल वेल को सील कर सके। मगर जितनी देर शिप पे लाइट नहीं थी उतनी देर के लिए रिग का इंजन बंद हो गया था, जिससे रिग अपनी जगह से तैर के साइड हो गई है और एज अ रिजल्ट रिग और वेल से कनेक्टेड पाइपलाइन टूट जाती है और वेल का ऑयल पानी में मिक्स होने लगता है। यानी अब तो बहुत बड़ी तबाही होने वाली है, जिसकी शुरुआत जल्द ही हो जाती है, क्योंकि रिग पे एक और जोरदार धमाका होता है, जिसे महसूस करके माइक और जिमी को एहसास हो जाता है कि अब उन्हें हर हाल में ये रिग अबेंडन करना होगा, वरना वो लोग मारे जाएंगे। तो जिमी और बाकी क्रू मेंबर ऑपरेटर रूम से निकल के लाइफ बोट की तरफ जाने लगते हैं और यही हाल माइक और कैलब का भी था। वो लोग भी सेफ एरिया की तरफ जाने लगते हैं, पर वो लोग देखते हैं कि उनके बिना ही लाइफ बोट यहाँ से जा चुकी है, क्योंकि बोट ऑलरेडी फुल हो गई थी। तो हालत बिगड़ती देख माइक को टेंशन होने लगती है। वही माइक की वाइफ को भी टेंशन होने लगी थी, क्योंकि अचानक से उसका माइक से चैट कनेक्शन टूट गया था। साथ ही अब रिग एक्सप्लोजन से रिलेटेड न्यूज भी आने लगी थी। तो बेचारी लेडी अपने हस्बैंड के लिए टेंशन लेने लगती है, क्योंकि अब वो प्रे करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ लाइफ बोट क्रू मेंबर्स को सेफली उस वेसल तक ले आती है, जो कि रिग से मर्ड को ट्रांसपोर्ट करने आई थी। यानी अब ये क्रू मेंबर्स सेफ हैं। इसी समय रिग पे बचे हुए क्रू मेंबर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। तो माइक जल्दी से इमरजेंसी लाइफ राफ्ट को ओपन करने लगता है, जिसमें बाकी लोग भी चढ़ जाते हैं। पर जब माइक और एंड्रिया की बारी आती है तब एक और धमाका होता है, जिससे राफ्ट पानी में गिर जाता है। यानी अब रिग पे माइक और एंड्रिया ही बचे हैं, वो भी बिना किसी ऑप्शन के, क्योंकि इतनी ऊपर से जंप करना मौत को दावत देना है। तो माइक कुछ सोचने के बाद एंड्रिया को लेके हायर ग्राउंड की तरफ जाने लगता है, इस उम्मीद में कि उनके मरने से पहले कोस्ट गार्ड यहाँ तक आ जाए। जल्द ही ये लोग हेलीकॉप्टर के लैंडिंग स्पॉट तक पहुंच जाते हैं, जहाँ एंड्रिया रिग की ये हालत देखकर काफी घबराई हुई है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वो मरने वाली है। पर माइक एंड्रिया को तसल्ली देने लगता है कि घबराना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। पर अब तक कोस्ट गार्ड्स का कोई भी अता पता नहीं था। तो माइक डिसाइड करता है कि वो ऊपर से ही पानी में छलांग लगाएगा, इस उम्मीद में कि वो आग को पार करके सेफ वाटर में जाके गिरेगा, क्योंकि उसे हर हाल में अपनी फैमिली के पास लौटना है। पर एंड्रिया इस खतरनाक आइडिया के खिलाफ है। तो माइक एंड्रिया को फोर्सफुली पुल करके ऊपर से पानी में फेंक देता है और फिर वो भी पानी में कूद जाता है और किस्मत से वो सेफ वाटर में लैंड करने में कामयाब हो जाते हैं। तो वो एंड्रिया को लेके दूसरी बोट की डायरेक्शन में जाने लगता है और फिर जल्द ही इन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। वहीं वेसल पे जिमी सभी क्रू मेंबर्स के नेम कॉल करने लगता है, ताकि वो पता लगा सके कि आखिर कितने लोग जिंदा हैं और कितने लोग रिग पे मारे गए। तो उसे पता चलता है कि इस इंसिडेंट में काफी लोग मारे गए हैं। तो सभी लोग गुस्से में मैनेजर डॉन को देखने लगते हैं। तो मैनेजर की नजर शर्म से झुक जाती है, क्योंकि उसे भी अंदाजा है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। जल्द ही माइक और एंड्रिया भी वेसल तक पहुंच जाते हैं, पर अब ये लोग हद से ज्यादा घबराए हुए हैं। तो एंड्रिया माइक को सच्चे दिल से थैंक्स बोलती है और फिर जल्द ही कोस्ट गार्ड्स भी यहाँ पे आ जाते हैं, जो घायलों को ट्रीटमेंट देने के लिए अपने साथ ले जाने लगते हैं। वहीं बाकी क्रू मेंबर अपने डेड साथियों के लिए प्रे करने लगते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और फिर जल्द ही पूरा रिग तबाह हो जाता है। इसके कुछ समय बाद माइक अपने घर पहुंच जाता है, जहाँ काफी सारे मीडिया वाले पहले से मौजूद थे, जो कि माइक के थ्रू इस डिजास्टर के बारे में जानना चाहते हैं। मगर माइक उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। पर एक कपल माइक को पकड़ के पूछता है कि हमारे बच्चे रिग पे काम करते थे, क्या वो भी तुम्हारे साथ आए हैं?
क्या वो जिंदा हैं? पर माइक अपने ट्रोमा की वजह से इन्हें कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। पर माइक साइड में जाके जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि वो अपने काफी साथियों को खो चुका है। तो उसकी वाइफ उसके पास आके उसे तसल्ली देने लगती है और यही हाल उसकी बेटी का भी था। वो भी अपने डैडी को रोता हुआ देख के उन्हें तसल्ली देने लगती है। इसके बाद माइक अपनी बेटी को डायनासोर टूथ दे देता है जो कि उसका गिफ्ट है। तो ये देखकर सिडनी काफी खुश है। वहीं एंड्रिया भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलके काफी खुश है और यही हाल कैलेब का भी था। वो भी अपनी फैमिली के पास जिंदा लौट के काफी रिलीफ फील कर रहा था। वहीं जिमी का भी ट्रीटमेंट हो चुका है मगर अब उसे सपोर्ट लेके चलना पड़ता है। तो माइक जिमी को अच्छे से हक करता है क्योंकि जिमी अच्छा आदमी है जिसने सभी को बचाने की पूरी कोशिश की थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि इस इंसिडेंट के बाद माइक कभी भी समुद्र में नहीं गया और अब वो अपनी फैमिली के साथ टेक्सास में रहता है। वहीं दूसरी तरफ एंड्रिया अब कैलिफोर्निया में रहती है जिसने ऑयल इंडस्ट्री में काम करना ही छोड़ दिया है। और रही बात जिमी की, वो अभी भी ट्रांस ओशन कंपनी के लिए काम करता है और बीपी सुपरवाइजर रॉबर्ट और डॉन पे मैन स्लॉटर के चार्ज लगाए गए पर 2015 में ये चार्जेस डिसमिस कर दिए गए। एंड लास्टली हमें पता चलता है कि डीप वाटर हॉरिजन इंसिडेंट में 11 लोग मारे गए थे और ब्लो आउट 87 डेज तक चलता रहा जिसमें 210 मिलियन गैलन ऑयल स्पिल हो गया। और ऐसा कहा जाता है ये यूएस की हिस्ट्री में वर्स्ट ऑयल डिजास्टर है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।